कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कहता है कि हमारी जो महंगाई है वो 4+2 इस फार्मूले के इर्द गिर्द रहेगी। 4+2 फार्मूला क्या है कि मिनिमम 2%। इसका मतलब रिजर्व बैंक खुद कहता है 2% महंगाई बढ़नी चाहिए यार, है ना। कभी 4% से ज्यादा कहने का मतलब ना जाए तो अच्छा है, लेकिन 2+4 अगर हो जाती है उससे ज्यादा नहीं है। ये क्यों सीपीआई की बात चल रही है? क्योंकि इस वक्त महंगाई 6.1 या 2 को टच कर रही है। महंगाई जो महंगाई का फार्मूला है कहाँ रहनी चाहिए? जो हाँ ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 6 को टच करनी चाहिए, वो मैक्सिमम है जिसको अंत कहते हैं। रिजर्व बैंक हम अति हो गई है, 6% में लगेगा अति है वो, ये तो मैं इधर लोड नहीं कर पाएंगे। अब वो 6.1 को टच कर रही है, इसलिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बातें चल रही है। बात ये ठीक है बेटा, तो ये बात समझ गई आपको। तो इसका ना बेस ईयर भी होता है कि किस महंगाई कितने % बढ़ रही है। ये जो हमारा डीए बढ़ता है ना बेटा, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बेस पर बढ़ता है। हमें हमारी तनख्वाहें बढ़ जाती है ना कई बार, ध्यान दो, बड़ा कहते हैं ना डीए बढ़ गया है ना, वो पेंशन में रोज भी की जाती है डीए का रोज होता है ना, डीएनएस बिल्कुल सही कहा बेटी ने। और डीएनएस अलाउंस कैसे बढ़ता है? प्राइस इंडेक्स के हिसाब से। अगर मान लो महंगाई बढ़ रही है तो सरकार हमारा डीए बढ़ा देती है, तभी हमारी तनख्वाह बढ़ जाती है बेटा। बात समझ गए? ताकि महंगाई के हिसाब से जो हमारे एम्प्लॉय हैं वो सफर ना करें। इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में 6 कमोडिटी आती है बेटा। सरकार कैसे अनुमान लगाती है कि आम बंदे को महंगाई कब पता लगेगी कितनी है? वो कहते हैं ना भी आम तौर पर आप पैसा खर्च करते हैं ना, मान लो 100 रुपया मान लो खर्च करते हैं बेटा, 100 रुपये का हिसाब है तो 45 रुपये 86 पैसे ना फूड ते बीवरेज से खर्च करते हैं। कहते हैं हाँ ठीक है बेटा। 28.32% करते हैं दवाइयां बेटा, ठीक है। 10.7 करते हैं बेटा ये मान लो मकान का किराया देना, मकान पे खर्च करते हैं। मकान में अगर वाइट वॉशिंग करानी है ना, अरे कभी उसका सीवरेज बंद हो गया है ना, कभी हमने कोई रिपेयर करवानी है मकान की, तो 10% खर्चे लगभग 10 रुपए लग रहे हैं हाँ, जो सारा इंडेक्स निकाला हमने। तो 2% पेन टोबैको एंड इंटॉक्सिकेंट्स है ना, तो किस से बिंदे मीडियम में बिंदे है ना, कई ऐसे खर्च है ना, कहता 2.36% पैसे होते भी लगे दोस्त की है ना। और 6% लगे बेटा कपड़े आते हैं, 6.53% ना, कपड़े तो पानी जरूरी है अपने वास्ते। और 6.84 का आते बेटा चाहे सोलर से आए चाहे बिजली बोर्ड से आए। तो यानी ये अगर मान लो बिजली का बिल उन्होंने बढ़ा दिया बेटा, प्राइस इंडेक्स बढ़ गया। कपड़े के रेट मार्केट में बढ़ गए, प्राइस इंडेक्स बढ़ गया। अब समझ आ गया आपको कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सरकार कैसे मापती है। तो इसलिए मैंने ये आपको बड़ा करके दिखाया है, ठीक है बेटा। तो अब इसको मैंने छोटा कर दिया। तो ये फार्मूला ये वाला है बेटा कि इनके अंदर जितनी ये फिक्स्ड बास्केट कहते हैं इसको, अगर मान लो ये इनको मिलाने से मान लो 100 रुपए की जगह 150 लगने लग गए हम, तो नीचे बेस रखेंगे 100 है ना बेटा, इनको 50% में रखूंगा। मेरे फार्मूला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी ये 6 चीजें जो हैं इनके अंदर कितनी महंगाई है क्या रहेगा हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बेटा। बोलो समझ आ गई बात? किसी को ना समझ आई? अब मैं समझाऊंगा आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA। सुना बेटा? नाम सुना ये? किस किसने सुना होगा? कमर्स वाले बच्चे से सुना। ये तेरे पास आर्ट्स थी? साइंस थी, नॉन मेडिकल है। चलो कहने का मतलब ये है कि बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट ना बेटा, मतलब मैंने सारे एक्ट पढ़े हुए हैं ये क्योंकि मेरे कॉमर्स में सारे रिलेटेड होते थे, ठीक है ना। मैं समझाना क्या चाहता हूँ आपको कि भैया ये जितने एनजीओ है ना बेटा, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये अपने आप को रजिस्टर करवाते हैं इस एक्ट के तहत। इनको नंबर मिलता है, FCRA नंबर, समझ गया?
कंपनी को रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है बेटा ना, पार्टनरशिप रजिस्टर्ड करवाते हैं उसका नंबर होता है ना। ऐसे ही जितने एनजीओ हैं, तो एनजीओ समझो नॉन, आपको समझ पता है यहाँ परसों जाएंगे ना कल वर्चस्व करा दो, वो भी रजिस्टर्ड है। पहले तो वो क्या है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ से आपको समझ आएगा। एक वर्चस्व कला परसों बनाया है, आज तो 40 साल पहले ना मेंबर बनेंगे, लगातार चल रहा है। वो एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को कौन होती हैं, जिनका गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता जी। हाँ, जो पैसे नहीं कमाते, पैसे नहीं कमाते और किसी का इंटरफेरेंस नहीं है, एक अलग संस्था है। काम क्या है उनका, वेलफेयर, सोशल वेलफेयर। समझ गए बात आप? मैं वहां क्यों ले जाना चाहता हूँ बच्चों, मैं ये दिखाना चाहता हूँ बट नॉन एनजीओ होता है, तो ये चैप्टर हो गया है। बात समझ गए बेटा? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, जितने भी मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, ये सारे के सारे क्या है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इनको एफसीआई नंबर क्यों लेना पड़ता है, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ताकि इनको फंडिंग मिल सके। फंडिंग मिल सके, ताकि इनकी फंडिंग जो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके। ये नहीं है कि वहां से फंड आए करोड़ रुपया और उग्रवादी को दे दिए। बात समझ गए सर? वो कहाँ लगाने हैं, कोई भाई कैंप लगा लो, कोई है ना, वेलफेयर कर लो भाई, बच्चों को किताबें ले दो भाई, बच्चों को फीस माफ कर दो भाई, है ना। बात समझ गया? तो अगर ये ना करें तो फिर इनके रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाती है। मैं ये चीज समझाना चाहता हूँ, यानी ये इनको करने क्या है काम, ये देखो बेटा ध्यान से, इनको काम करने हैं एजुकेशनल। A registered NGO can receive foreign contribution for the following 5 purposes। अगर भैया 5 काम के लिए मिल सकते हैं आपको फंड, इसके अलावा कोई फंड आएंगे ना कहीं से, इनके लिए यूटिलाइज नहीं किए तो वो सही नहीं माने जाएंगे। पहला क्या है, सोशल, समझे, जैसे मैंने कैंप लगाने की बात कर दी, एजुकेशनल मैंने किताबों की बात कर दी है ना बेटा, रिलीजियस, हाँ, धर्म को बढ़ावा देने के लिए, लेकिन ऐसे नहीं धर्म का डिजिटलाइजेशन करो ना भाई, भाई हिंदू मत बनो ना, या ये बनो, वो नहीं काम करना। मतलब आप रिलीजियस गुरुद्वारा के अंदर कोई पाठ करवा दिया ना, कोई प्रोसेशन कर दिया बढ़िया सा, मतलब सॉरी सत्संग करवा दिया वगैरह। आगे इकोनॉमिक, आर्थिक मदद दे दी लोगों को, है ना, सोशल कल्चर, अच्छा काम करते हैं। तो हम करते हैं ना सांस्कृतिक प्रोग्राम, अब जैसे टेबल टेनिस का टूर्नामेंट करवा रहे हैं, इसके साथ 2 आइटम में डांस की भी हो सकती है, लेकिन इस बार नहीं हो सकती क्योंकि टाइम कम है। इस बार क्या रखा हमने, इन बच्चों को प्राइज देंगे। तो ये भी क्या है, सोशल काम है ना, एजुकेशनल काम सोशल है ना। प्राइज क्या देंगे, चॉकलेट, चॉकलेट मैंने एग्जाम्पल दिए, कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल दिए ना मुझे। अरे भाई देखो, प्राइज लाने वाला की वीडियो हो रहा है, मेरा काम था उनको ये क्वेश्चन बना के देना, अब क्वेश्चन मुझे फिर दोबारा बनाने पड़ेंगे सारे के। नहीं सर, हमने आपसे नहीं पूछा, हमने तो खुद की प्रैक्टिस की है। अरे एक बात बताओ, प्रैक्टिस तो की है, तो एक बात बताओ कि मैं नए बनाता हूँ, वो भी तो आपको आती ही है। नहीं, वो टफ डालोगे आज मैं बताया भी थे आपको, आप बस अभी चल ठीक है, नहीं बोलते बस। अरे ये मैं आपको लेकिन एक कोशिश करना, दूसरा भाई को देगा कि भाई बहन साथ लेके आना, सच्ची। हाँ, कभी घर में सच कह रहा हूँ, चाहे भाई को लो, चाहे बहन को लो, चाहे मदर को लो, चाहे मदर को लो। सर मतलब एज कोई रिस्ट्रिक्शन है कि मतलब कोई 10 या 12? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, 60 साल का बंदा भी ला, मैं पार्टिसिपेट करूंगा। मतलब मैं इसलिए कह दिया कि मेरे जैसे कर सकते हैं, ठीक है। जब जिसने बनाया उसको छोड़ दी, फॉर एग्जांपल वो मुझे कर भेजा है, है ना, है ना, नहीं कहते ना, बैठ जाते हैं ना। तो बेटा मैंने ये इसलिए बात समझी है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन में उन्होंने अमेंडमेंट करी है, कुछ रूल बना दिए हैं कि भाई आपका हम कैंसिल कर देंगे, क्या कर देंगे, कैंसिल, हाँ, आपके एनजीओ को हम कैंसिल कर देंगे अगर आप इन 5 पर्पस के अलावा कहीं भी पैसे लगाओगे। वो लोग समझ आ गई, 10:30 बजे और